और चलिए सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। जेडीयू एलजेपी के बीच तल्खी हो गई खत्म। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जेडीयू एलजेपी के बीच जो तल्खी की खबरें चल रही थी उस पर विराम लग गया है और इसे कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है फिलहाल कि जो तल्खी थी उसे कम करने की, उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। चिराग पासवान और अमित शाह के बीच कुछ बातें हुई हैं और यह कहा जा रहा है कि आगे मुलाकात भी हो सकती है। मुलाकात पर जेडीयू की नजर टिकी हुई है, मध्यस्थता करने की कोशिश में बीजेपी है और जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, एनडीए में तीनों घटक दल लड़ सकते हैं साथ मिलकर चुनाव। तो एकजुट एनडीए की कोशिश, एक कोशिश और की जा रही है। चिराग और अमित शाह की मुलाकात होनी है और कब होगी, हालांकि इस सस्पेंस पर से पर्दा नहीं हटा है, लेकिन बातें जो छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान और अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, एनडीए में तीनों घटक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो तल्खी है उसे खत्म करने की कोशिश के तौर पर इस मुलाकात को भी देखा जा रहा है। तो क्या एलजेपी बिना जेडीयू के चुनावी तैयारी कर रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एलजेपी संसदीय दल के अध्यक्ष राजू तिवारी से जब कांग्रेस के ऑफर पर सवाल किया गया, उन्होंने इसे खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने यह कहा कि हम बीजेपी के साथ खड़े हैं और इस बयान में उन्होंने एनडीए नहीं बल्कि बीजेपी की बात की। दिग्विजय सिंह जी क्या बोले हैं, क्या नहीं बोले हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये उनकी अपनी इच्छा थी कि वो हम लोग को पुनः वो किए हैं। बाकी हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, आज के डेट में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, लोजपा पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है और उन्हीं के साथ रहेगी। एलजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज का कहना है कि बिहार फर्स्ट के मुद्दे के साथ जो रहेगा पार्टी उसके साथ रहेगी। इसके साथ प्रिंस राज ने कहा कि चुनाव किसके साथ लड़ना है इस पर फैसला चिराग पासवान लेंगे। पार्टी जिस लाइन पे चली है, बिहारी फर्स्ट, जैसे कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला कि जो इसका समर्थन करती है वो हम उनका स्वागत करते हैं। बल्कि अगर जो बिहार को फर्स्ट दर्जे पे लाने का सोच रखता है, बिहारी को फर्स्ट नंबर पे लाने का सोच रखता है, पार्टी उसके साथ है। चलिए इन दोनों बयानों को सुनने के बाद अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात क्यों अहम है, इसे भी जानना जरूरी है। तो बिहार चुनाव में बीजेपी नहीं चाहती है कोई रिस्क। जेडीयू एलजेपी की तल्खी से नुकसान की भरपूर आशंका है। चिराग के नीतीश पर हमले से विरोधियों को एक मौका मिल रहा है। एनडीए सरकार पर विरोधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विरोधी विवाद को अवसर में बदलने की कोशिश में है। कांग्रेस के बड़े नेता दे चुके हैं एलजेपी को ऑफर और आरजेडी भी एलजेपी को साथ लाने की कोशिश में है। मुलाकात में विवाद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। चुनाव में एनडीए को कैसे जीत मिले इसकी योजना बनेगी, रणनीति बनेगी। एलजेपी के शीर्ष नेता बीजेपी की बात नहीं टालेंगे। तो ये बातें समझने लायक हैं कि फिलहाल क्या चल रहा है और क्यों आखिरकार मुलाकात की बात सामने आ रही है। ये पूरे कारण हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। जिस तल्खी की बात हो रही थी खबरों में, उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। और अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर। अमितेश, जो जानकारी मिल पा रही है कि इस तल्खी को खत्म करने के अंदाज से, उस ख्याल से इस मुलाकात को देखा जा रहा है जो भविष्य में होने वाली है, कब होगी, क्या इस बारे में कोई खबर है? देखिए 14 सितंबर से पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, शुरू होने वाला है, तो उसके पहले उम्मीद की जा रही है कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है और इस मीटिंग में काफी महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू और एलजेपी के बीच तल्खी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर हमला हो रहा है और खासतौर से जीतन मांझी की एंट्री के बाद, एनडीए के भीतर एंट्री के बाद जो एलजेपी के ऊपर हमला हुआ है, चिराग पासवान के ऊपर हमला हुआ है, उससे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान काफी इस बात को लेकर के नाराज हैं और खासतौर से सबसे बड़ी बात यही है कि जो नीतीश कुमार को लेकर के लगातार एलजेपी ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार को लेकर के जो पिछले कई महीनों में कुछ सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर जेडीयू तल्ख है। दोनों के बीच में खींचतान चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि
विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान सितंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाला है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। उसके पहले सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला होगा, इस पर कैसे बात आगे बढ़ेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। और इस सवाल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चिराग पासवान की जो मुलाकात होगी उसमें काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी के साथ एलजेपी कहती है हमारा गठबंधन है, जेडीयू भी कहती है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, लेकिन यही वजह है कि आपस में इनकी जो ये मुलाकात बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। इधर आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरिंदरधारी सिंह का कहना है कि पार्टी सभी समुदाय के उम्मीदवारों को टिकट देगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में अमरिंदरधारी सिंह ने कहा कि 30% सीटों पर सवर्ण समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। इस चुनाव में हर एक जाति को एडिक्वेट नंबर सीट देगी और ये मेरा दावा है कि कम से कम सवर्ण जाति ये मोमियार, राजपूत, ब्राह्मण कास्ट को कम से कम 30 सीट मिलेगा इस बार और अति पिछड़ा को भी अच्छे नंबर में मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, जब टिकट का अनाउंस होने दीजिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बिहार को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी करीब 10 योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिसमें से अधिकांश योजनाएं किसानों और कृषि कार्यों से जुड़ी हैं। करीब 1 अरब की योजनाएं प्रदेश की कृषि व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे वर्चुअल समारोह के जरिए प्रधानमंत्री इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समस्तीपुर में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र, सीतामढ़ी में 5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक, किशनगंज में 10 करोड़ की लागत से रेफरल प्रयोगशाला की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं पटना में फिश ऑन व्हील योजना, मधेपुरा में फिश फीड मिल और पूर्णिया में प्रजनन केंद्र की भी नींव रखी जाएगी। जबकि पटना और बेगूसराय में वेटरनरी प्रौद्योगिकी केंद्र का तोहफा भी मिलेगा। वहीं समस्तीपुर के पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कृषि व्यवसाय और ग्रामीण प्रबंधन भवन की भी सौगात मिलेगी। पशुपालन तो मत्स्य संसाधन विभाग के विभिन्न योजनाओं के उनके द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसकी कुल राशि 294 करोड़ की है। कि सबसे बड़ी योजना है जाकर के जो नीली क्रांति के तहत जो एक अच्छी शुरुआत की गई है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान जो किया था, उसी के तहत हम सबों को पत्र आया था और हमने उसको प्राथमिकता दे करके दिल्ली भेजा था और यह दिल्ली में स्वीकृत हो गया है। प्रधानमंत्री मधेपुरा के बकरी गांव में बिहार के पहले फिश फीड फैक्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर यहां के मछली पालकों में काफी उत्साह है। यहां बनने वाली फिश फीड फैक्ट्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50% अनुदान पर चलेगी। फीड खोलने से हम लोगों के यहाँ के जितना भी किसान है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और इस फीड फैक्ट्री से हम लोग को मछली पालन हेतु बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी बिचौलिए इसमें भाग लेते थे और मत्स्य किसानों का जो चारा का मूल्य था वो काफ़ी बढ़ जाता था। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय तौर पर मत्स्य चारा मिल का निर्माण कराया जाए। बेशक प्रधानमंत्री की सौगात का सीधा फायदा किसानों और मछली पालकों को पहुंचेगा। उम्मीद है किसानों के लिए ज्यादातर समर्पित योजनाओं के जमीन पर उतरने से कृषि क्षेत्र को तेज गति मिलेगी। न्यूज 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पीएम मोदी इससे पहले भी बिहार को कई सौगात दे चुके हैं। 25 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री ने 76,000 करोड़ रुपए की दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया था। वहीं 17 फरवरी 2019 को पटना में मेट्रो निर्माण का शिलान्यास किया था। पटना नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण सफाई व्यवस्था और सैनिटाइजेशन का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। हड़ताली कर्मचारी आज सुबह से ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने नूतन अंचल कार्यालय में ताला जड़कर अपना विरोध जताया। निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नौकरी पक्की करने की मांग पर अड़े हैं। नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने आज से हड़ताल का ऐलान किया है और सुबह से ही हड़ताल का असर जो है वो देखा जा रहा है।
आपको बता दूं कि 8000 से ज्यादा कर्मचारी जो है उन्होंने आज से सफाई की काम, सैनिटाइजेशन का काम, तमाम कामों को जो है वो हड़ताल कर दिया है, बंद कर दिया है। ये जरा देखिए, ये नज़ारा पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये कार्यालय है और कार्यालय के ठीक सामने सुबह से ही यहाँ आगजनी की जा रही है और जो कर्मचारी जो है वो यहाँ सड़कों पर आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े संख्या में यहाँ पे जो कर्मचारी जुटे हैं और लगातार ये मांग करते रहे हैं अपने नियुक्ति को लेकर के, और इनकी मांगे हैं कि जो इनका नियुक्ति है उसे अस्थायी किया जाए। तो इसे लेकर के लगातार आवाज उठाई जाती रही है और ये जरा नजारा देखिए कि सुबह से ही आगजनी यहाँ पे किया जा रहा है। बताइए क्या आप लोग की मांगे हैं? हम लोग के मांगे हैं कि 10 साल 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे कोरोना काम में हम लोग काम किए, दिन रात एक काम किए, अब हम लोग का अस्थायी करने के बेटा है तो आउटसोर्सिंग में किया जा रहा है। हम लोग का अस्थायी किया जाए और नियमित लागू जो हम लोग को है पैसा वाला वो भी लागू होना चाहिए और 25 लाख का जो हम लोग के इंश्योरेंस है कोरोना वाला वो भी लागू होना चाहिए। लेकिन एक बात है कि कोरोना के समय में सैनिटाइजेशन वगैरह सब बंद हो जाएगा, दिक्कत लोगों को होगी। नहीं सर, सैनिटाइजर पूरा निगम वाला पूरा किया, सभी एरिया में किया है। पटना नगर निगम के जितने क्षेत्र हैं हमने लोग मिल के पटना पूरे आज से सारा हड़ताल कर दिया। हाँ, हम लोग आज से पूरा हड़ताल कर दिए, आज पूरा चक्का जाम है। आज से पूरे नगर निगम के 6 अंचल को चक्का जाम है। जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी मुख्य मांगे है सभी दैनिक कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। बस हम लोग का यही मांग है कि सभी दैनिक कर्मचारियों का स्थायी किया जाए और काम रुकता है तो उसका सोचना मुख्यमंत्री का काम है। सुरेश शर्मा को जो ऑर्डर निकाले हम लोग के खिलाफ 4300 जो हम लोग दैनिक कर्मचारी है उसका चाहिए कि ये लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। ये यहाँ अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित है और इनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी इस बार हड़ताल जारी रहेगा और आंदोलन चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।